नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज़ के साइंस सेक्शन में हम लोग कक्षा 6 का अध्याय 7 पहुँच चुके हैं, पौधों को जानिए, ठीक है? इसमें दोस्तों देखिएगा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला, तो इसमें बहुत सारा कुछ है जो आपका इंपॉर्टेंट आ जाएगा, ठीक है? चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बाहर निकलकर अपने चारों ओर पौधों का परीक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे और कुछ विशालकाय हैं जबकि धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियाँ हरी होती है जबकि कुछ की पत्तियाँ लालिमा युक्त होती है। तो आपको ये बात स्पष्ट पता ही होगा कि हरा क्यों होता है ना? हम लोग देखेंगे क्लोरोफिल है, क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, ये सारा चीज़ें आगे डिटेल में देखेंगे। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल हैं, कुछ नीले, कुछ पौधों के पुष्प ही नहीं होते हैं। आपने अपने घर के आसपास विद्यालय के रास्ते, बाग बगीचा एवं विद्यालय के प्रांगण में हरे पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधे के विभिन्न भागों के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिए कि पौधे के विभिन्न भाग जैसे तना हो गया, जड़ का कितना प्रकार है, ठीक है? इन सारी बातों को हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा ये यहाँ पे एक जो पौधा है ये आपका रूट पार्ट है ना, दिस इज़ द रूट पार्ट एंड दिस इज़ शूट पार्ट। ये शूट पार्ट है, ये जड़ वाली है और ये आपका प्रोरो है, ठीक है? तो हम लोग देख लिए यहाँ पे हम लोग यहाँ क्या देखें ये तना के ऊपर वाला भाग है, ये जड़ है, ठीक है? अब चलिए आगे देख लेते हैं। अब है कि शाक, झाड़ियाँ एवं वृक्ष, तो इसके बारे में देखते हैं कि तने को स्पर्श कीजिए यह जानने के लिए तना कोमल है या कठोर है। इसे धीरे से एक ओर मोड़ने का प्रयास कीजिए, यह ध्यान रहे कि वह टूटे नहीं। लंबे पौधे के तने मोटाई मापने का प्रयास करें, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं कि लंबे जो पौधे होते हैं उनका क्या तना काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है और उसका जो कठोरतम ये कठोरतम भाग होती है, इसका बाहरी परत है ना, तो यह भी जानना चाहिए कि शाखाएँ भूमि के पास तने के आकार से अथवा कुछ ऊँचाई के बाद निकलती है। अब हम प्रक्षिप्त सभी पौधों की सारणी वर्गीकरण कुछ उदाहरण देखिए, उदाहरण के साथ कुछ दिया गया है, बहुत छोटा-छोटा पॉइंट इसमें रखा गया है, ठीक है? तो देखिएगा कोमल तने वाले पौधों के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें, देखिएगा। क्या आप यह जानते हैं कि खरपतवार क्या है? खेतों में, बगीचों के गमलों और कुछ अनचाहे पौधे स्वतः निकल जाते हैं। क्या आप किसानों की इन खरपतवारों को खेतों से उखाड़ मतलब छोटा-छोटा जहाँ पौधा है और जो अनचाहे पौधे छोटे-छोटे निकल जाते हैं जिन्हें उन्हें खरपतवार कहा जाता है, ठीक है? इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये संवर्ग जो होगी वो क्या कहलाएगी? शाक, झाड़ियाँ, झाड़ी और एवं वृक्ष, ठीक है? तो जैसे हरे एवं कोमल तने वाले पौधे देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग देखते हैं शाक क्या है? अगर पूछा जाए तो ये आपका हो जाएगा आंसर कि हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं, ठीक है? ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएँ नहीं होती, छोटा-छोटा होती है और ये शाखाएँ बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं होती इनमें, ठीक है? ये शाक कहलाती है, देखिएगा ये वाला जो आपका है ये शाक हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद बी है वो क्या है? झाड़ियाँ है और सी आपका हो जाएगा वृक्ष, ठीक है? उसके बाद ध्यान दीजिएगा किच कुछ पौधे में शाखाएँ तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है, परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। इन्हें झाड़ी कहते हैं। देखिएगा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो धरती के समीप से निकला हुआ शाखाएँ हैं, वो क्या तना तना होती है, इसमें क्या तना काफ़ी कठोर होते हैं और मोटा नहीं हल्का पतला होता है और इन्हें झाड़ियाँ कहते हैं, ठीक है? कुछ पौधे बहुत ऊँचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएँ भूमि से अधिक ऊँचाई पर तने के ऊपरी भाग में निकलती हैं जिन्हें वृक्ष कहते हैं। चलिए अब हम लोग 3 संवर्ग में शाक, झाड़ी और वृक्ष को देख लिए। अब देखिएगा यहाँ पे आ रहा है कि कमज़ोर तने देखिएगा कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, ये भूमि में फैल जाते हैं, इन्हें विसर्पी लता ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका विसर्पी लता कहलाता है। जैसे आप एग्ज़ाम्पल में आप देख लेते हैं कि विसर्पी लता है, ये देखिएगा कद्दू वगैरह, है ना? और खरबूज तरबूज वगैरह जो होती है विसर्पी लता होती है, ठीक है? ये आरोही बढ़ते हैं मतलब ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। ये शाक, झाड़ी और पेड़ों से भिन्न है। संभवतः आपने अपने विद्यालय अथवा घर पर कुछ पौधों को देखभाल करते होंगे। अपने घर अथवा विद्यालयों में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा बिसर्पी लता 2-2 पौधों के नाम हम लोग को बताना है। चलिए अब हम तना के बारे में पढ़ते हैं। अपने आसपास के पेड़-पौधों को देखिए तथा उसके तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं एवं भागों को देखें। अपने अवलोकन की तुलना अपने साथी और द्वारा लिए गए अवलोकन से करें। अब हम लोग देखते हैं कि गिलास को 1/3 जल से भरें, जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डालें, शाक के तने को गिलास में रखें। अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन कीजिए। क्या इस शाक के कुछ भाग लाल नज़र आते हैं? आपने देखे कि लाल रंग ऊपर चढ़ गया। देखिएगा ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे बोला जा रहा है कि किस प्रकार जैसे जल का जो तना द्वारा जल का अवशोषण होता है, उसी के आधार को बताने के लिए ये पानी को लाल कर दिया गया है।
और यह स्पष्ट बताया गया है कि जो तना है वो क्या कर रही है, पानी को ऑब्जर्व कर रही है, सोख रही है, तो उसके साथ लाल रंग भी ऊपर चढ़ जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं कि जैसे देखिएगा यहाँ पे तने में जल पर ऊपर चढ़ता हुआ, तो ये तने के खुले हुए सिरे का विद्युत, ये देखिए तना का जो सिरा होता है ये इस प्रकार दिखता है, ठीक है। अब आते हैं पत्ती के बारे में देखते हैं। आपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपने नोटबुक में चित्र बनाए होंगे। इन सभी आकृति, आकार और रंग एक जैसे हैं। यह तने किस प्रकार जुड़ी है, पत्ती वह भाग जिस पर द्वारा वह तने से जुड़ी है। देखिएगा ये क्वेश्चन हम एक बार और चर्चा किए थे कि बीपीएससी का क्वेश्चन था कि क्या नोट्स वाला जो था, अब यहाँ से देख सकते हैं कि किस प्रकार आपका नोट और इंटर नोड क्या-क्या होता है ना, उसके बारे में पता चल जाएगा। देखिए लिखा है पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृत्त कहलाता है। पट्टी-चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। क्या आपने आस-पास के पौधों की पत्तियों इन भागों को पहचान कर सकते हैं? चलिए देखिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, पर्णवृत्त है ना, ये देखिए ये तना है और ये आपका क्या है, पटल कहलाती है ना। तो पटल वाला पोर्शन है, ये तना है और ये आपका पर्णवृत्त है, ठीक है, ये पत्ती है ना। अब चलिए आगे देखते हैं, एक क्रियाकलाप है इसको देखिएगा, अब यहाँ कुछ दिया गया है, ध्यान दीजिएगा कि पत्ती की इन रेखित संरचना की सिरा कहते हैं। देखिएगा आपको यहाँ एक देखिए ये वाला पोर्शन इस तरह दिख रहा है, यही आपका क्या है, सिरा है, इधर इधर दोनों तरफ होती है, तो ये क्या कहलाई, सिरा कहलाई, ठीक है। अब यहाँ देखिए, क्या आपको पत्ती के मध्य एक मोटी सिरा दिखाई देती है, इसे मध्य सिरा कहते हैं। ये वाला पोर्शन आपका मध्य सिरा कहलाएगी। देखिए ये वाला है ना, ये मध्य सिरा कहलाएगी, ठीक है। अब आते हैं कि पत्तियां पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन या विन्यास को क्या कहा जाता है, सिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछ दे कि सिरा विन्यास जालिका रूपी पत्ती में कहाँ पाया जाता है, तो आपका हो जाएगा पत्ती का जो मध्य जो सिरा है उसके आसपास जो इस तरह ये वाला इस तरह बिखरा हुआ है, यही आपका क्या कहला है, सिरा विन्यास जालिका रूपी विस्तार, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समांतर, ऐसे सिराएं विन्यास समांतर सिरा विन्यास, अगर समांतर इस प्रकार हो तो ये क्या कहलाती, समांतर सिरा विन्यास, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा ये आपका सारा देखिए पत्तियों की सिरा विन्यास को दर्शाया गया है, ये जालिका रूपी है और ये समांतर, देखिए समांतर जालिका रूपी है ना, देखिएगा समांतर है ये, ओके। अब आते हैं, इसमें एक क्रियाकलाप किया गया है, ठीक है। यहाँ इम्पोर्टेंट है, आपसे ट्रांसपोर्टेशन पूछ देता है, व्हाट डज इट मीन, तो यहाँ हिंदी में जिसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। देखिएगा क्या है कि हम लोग जानते हैं कि पत्तियों में क्या होती है, छोटा छोटा छिद्र होती है, बहुत छिद्र होती है, बहुत पतला काफ़ी छोटा होती है, जिसको अब देखते हैं कि जिसके माध्यम से क्या होती है, हवा को आदान प्रदान होता है, साथ ही साथ जल की बूंदें भी क्या होती है, बाहर निकलती है, ठीक है। जल की यह बूंदें पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम में पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो यहाँ एक बात क्लियर हो गया कि जो पौधे होते हैं वो क्या करती है कि जल का जो बूंदें हैं वाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ती है, और यह प्रक्रिया ही आपका क्या कहलाएगी, वाष्पोत्सर्जन। अब चलते हैं आगे, हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा, क्या आप पौधों के वाष्पोत्सर्जन से निकली जलवाष्प को हम देखे पाए, अन्यथा नहीं। तो इसमें देखिएगा, इसमें यह बताना चाह रहा है कि एक पत्ती है, पत्तियों के ऊपर ऊपर से प्लास्टिक बांध दिया जाए, तो अब देखिएगा सुबह सुबह आप जब देखते हैं तो उसमें क्या होता है, प्लास्टिक में जल की बूंदें आ जाती है, तो हमको पता हो गया कि जो जल है, जल अगर पौधों में जल की अधिक मात्रा ज़्यादा है, या फिर जल अगर वो निकालना चाहती है वाष्प के रूप में, तो वह प्लास्टिक में जाके चिपक जा रही है ना, तो वो जल की बूंदें संघनित होकर दिखाई देती है ना। अब आप देखिएगा अध्याय 5 में उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए। जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल सकता है, तो हमको पता है कि जल की अवस्था बदल जाती है, कभी गैस तो कभी द्रव कभी ठोस के रूप में, है ना। चलिए अब यहाँ देखिएगा कि कुछ अलग अलग विधियां हैं। हम लोग ये बात देख चुके हैं कि आयोडीन विलयन से हम लोग फैट या कार्बोहाइड्रेट के पता करते थे, है ना। तो देखिएगा हरी पत्ती है ये, और इसके पास ये बैंगनी का रंग का हो जाता है अगर आयोडीन विलयन मिला दिया जाता है, तो ये क्या बताती है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च या फिर आपका ग्लूकोज की मात्रा उपस्थित है, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं कि और हरे रंग एक पदार्थ की उपस्थिति में अपने भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। तो चलिए देखिएगा प्रकाश संश्लेषण क्या है, कि जब पौधे क्या करती है, देखिएगा यहाँ से पत्तियाँ प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में, तो देखिएगा सनलाइट सनलाइट प्रकाश और क्या हो जाएगा, हरे रंग का एक आपका एक पदार्थ होती है जो पत्तियों में उपस्थित होती है, जिसको क्लोरोफिल 2 बोलते हैं। और वही हरे रंग की उपस्थिति तथा प्रकाश की उपस्थिति में क्या करती है, पत्तियाँ भोजन का निर्माण करती है। इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग करती है। बदले में
ऑक्सीजन को उप उत्पाद के रूप में तथा स्टार्च के रूप में जो ऊर्जा का निर्माण करती है, वो क्या करते हैं पौधे अपना भंडारण कर लेती है। ये क्वेश्चन बीपीएससी, आप 70 बीपीएससी क्वेश्चन देखिएगा तो देख लीजिएगा कि यहाँ पूछा गया है कि जो क्लोरोफिल 2 है उसका कार्य क्या है? ठीक है? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या कौन-कौन सा कार्य है। तो ये आप ये बात स्पष्ट रूप से आपको ध्यान में रखना चाहिए कि 6th का जो साइंस है, ऐसा नहीं पूरा आपका जो टॉपिक लगता होगा कि हम सब कुछ जानते हैं। लेकिन जो इसका थोड़ा-सा जैसे नहीं बोलते हैं इन बिटवीन द लाइन्स, मतलब थोड़ा-सा जो पॉइंट है वही अगर आपसे पूछ रहा है कंसेप्ट में, वही पूछ दे तो आप नहीं पढ़े रहे होंगे तो ज़्यादा चांस है कि आप गलत कर दीजिएगा। इसलिए एक-एक वर्ड को ध्यान में रख के आप मत पढ़िए, सिर्फ ध्यान से सुनिए, ठीक है? तो हम लोग क्या है कि इस प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है, ये बता दिए हैं। और यह प्रक्रम ही क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। यह प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है और पत्तियां द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधों के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में, रुकिएगा ये क्या है, हाँ, मंडल के रूप में संग्रहित हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि किस प्रकार जो पौधे की पत्तियाँ अथवा हरे भाग है, अर्थात जिसमें क्लोरोफिल 2 की उपस्थिति है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का प्रयोग करते हुए वह भोजन का निर्माण करती है, साथ ही साथ ऑक्सीजन ये उप उत्पाद के रूप में निर्माण करती है। अब तक हमने जो क्रियाकलाप की उनमें हमने देखा कि तना पत्ती को जल पहुँचाता है। ये हम लोग ये क्रियाकलाप देख लिए और पता कर लिए कि जो तना है वो वाटर को एब्ज़ॉर्ब करता है, राइट? तो ये ऑब्ज़र्व करके वो पहुँचाता है पत्ती के पास। जल पत्ती का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है और पत्तियाँ से जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है ये देखिएगा। अब हम लोग आते हैं जड़। जड़ के बारे में यहाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जड़ क्या है और जड़ का उपयोग क्या है, जड़ का जो मुख्य कार्य क्या है। ठीक है? तो इसमें क्रियाकलाप दिया गया है और यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये ए है, जड़ सहित खरपतवार है ये इसमें। और इसमें देखिएगा ये जड़ रहित खरपतवार है। एक प्रकार का खरपतवार है जिसमें जड़ को दर्शाया गया है और इसमें जड़ को नहीं दर्शाया गया है। ठीक है? अब यहाँ देखिए कि दोनों को नियमित रूप से पानी दिया गया है। तो इसमें देखिए दोनों पौधे नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु एक की जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप में जड़ की एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान सकते हैं? ठीक है? अब देखिएगा इसमें विभिन्न प्रकार का क्रियाकलाप किया गया है। ठीक है? तब हम लोग जानते हैं कि जड़ क्या करती है? जड़ मिट्टी से जल अथवा खनिज लवण का अवशोषण करती है ना? यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप 7 है, इसमें देखिएगा क्या किया है? मक्का और चने के बीज, रुई, कटोरी तथा जल को लिया गया है। 2 कटोरियाँ लीजिए, इसमें भीगी हुई रुई रखिए। 1 कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरे में मक्का के दाने रखिए। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद नहीं बन जाए। 1 सप्ताह बाद इन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालिए और प्रयास कीजिए। क्या नवोद्भिद सरलता से बाहर खींचा जाता है? तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो रुई सरलता से यहाँ पे नहीं खींचा जा सकता है ना? आपको बहुत कष्ट होगा इसको अलग करने में, ठीक है? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ क्या है? क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते हैं, उन्हें मिट्टी खोद कर निकालना पड़ता है। जड़ पौधों को मिट्टी से मजबूती जमाए रखते हैं, ठीक है, जकड़े रखते हैं। इन्हें मिट्टी में पौधे का अस्थिरक कहा जाता है। तो हम लोग देखते हैं जड़ एक साथ और भी कार्य क्या है, यह मिट्टी को जकड़ देता है और पौधे को अस्थिर कर देता है ना। तो यहाँ अस्थिरक के रूप में कार्य कर रहा है कौन? जड़ आपका। अब यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पे 2 बीज है। एक है कि देखिए ए में इसका जड़ें दर्शाई गई है, बी में इसका जड़ें दर्शाई गई है, ठीक है? मूँग और चना के बारे में। चलिए अब हम लोग आते हैं कि यहाँ इम्पोर्टेंट आ जाता है, वो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मूसला जड़ और रेशेदार जड़ क्या होता है? ये मूसला जड़ से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं मुख्य, देखिएगा मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। एक बात तो क्लियर हो गया, जो मुख्य जड़ है उसको मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। और जो जड़ छोटी होती है और जो इससे जुड़ी होती है, जैसे ये मेन जड़ है वो उसको मूसला, और छोटे-छोटे जड़ जो है वो क्या कहलाएगी? पार्श्व जड़ कहलाएगी, ठीक है? अब देखिएगा जिन पौधों की जड़ें के समान है, ठीक है, बी के समान है, उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो बी वाला है इस प्रकार का जो पौधा है, इसमें कोई मुख्य एक जड़ नहीं है। सब तो लग रहा है कि सारा का सारा मुख्य है ना? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ये क्या कहना चाह रहा है इसमें कि उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है। इन्हें झकड़ा जड़ या अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जा रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा? मूसला जड़ और दूसरा रेशेदार जड़। जब एक मुख्य जड़ नहीं हो और सब जड़ एक समान दिखाई पड़े तो इसको रेशेदार जड़ कहते हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा।
उसके बाद देखिएगा एकत्र किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ के आधार पर 2 समूह में बाँट सकते हैं हम लोग कि वो कौन-सा जड़ है मूसला जड़ है और कौन-सा जड़ है सो रेशेदार जड़ है। ए पौधे की पत्तियाँ को देखिए, इनके शिरा विन्यास के प्रकार देखिए और बी के शिरा विन्यास के प्रकार देखिए। अब हम लोग देखते हैं ए और बी में भी कुछ अंतर हो सकता है। ए का जो पत्ती है देखिएगा इस पर किस प्रकार ये है छोटा-छोटा, छोटा-छोटा साथ ही साथ शिरा विन्यास है आपका। जबकि इसमें देखिएगा इसमें तो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है ना? क्या अ, आपने ध्यान दिया कि पौधों की पत्तियों की शिरा विन्यास जड़ जड़ के प्रकार के रूप में एक रोचक संबंध है? क्या इन सभी पौधों जिसका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का शिरा विन्यास एवं जड़ के सारणी के रूप में इसमें बताया कि देखिएगा इसमें बताया गया है कि जो जड़ का शिरा विन्यास है साथ ही साथ पत्तियों का जो विन्यास है उसमें एक प्रकार का विशेष प्रकार की समानताएं देखी गई है। हमने देखा कि जड़ मिट्टी से जल का अवशोषण करती है तथा तना जल और खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती है। यह भोजन तने से होकर पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। तो एक बात है क्लियर कि तने से होकर जाते हुए भी पौधों के विभिन्न भागों में भोजन का संग्रहण होता है। और इस प्रकार की कुछ जड़ें जैसे गाजर यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। यहाँ से देख लीजिएगा बीएसएससी हो या रेलवे हो आरआरबी में हो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा मूसला जड़ वाली पौधे हैं गाजर मूली शकरकंद शलजम। तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये क्या है कि गाजर मूली शकरकंद शलजम एवं टेपियोको आदि को हम खाते हैं। हम पौधों के अन्य भागों भी खाते हैं जहाँ भोजन संग्रहित होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा एक तना दो तरफ़ा मार्ग की तरह, ठीक है? तो एक तना क्या है, दो तरफ़ा मार्ग है। एक देखिए जड़ से क्या हुआ, जड़ तो आपका जल और खनिज लवण को शोषण किया, तना तो भेज दिया पत्तियों के पास जल और खनिज वगैरह। और ये क्या है यहाँ पौधे क्या किया, भोजन को संग्रहण किया और भोजन बनाया और भोजन को भेज दिया तना के माध्यम से दूसरा जगह पर। तो तना ये जो तना है वो दो तरफ़ा मार्ग की तरफ एक आने के लिए और जाने के लिए दोनों मार्ग का काम कर रही है, ठीक है? क्या इस बात से सहमत है कि तना दो तरफ़ा मार्ग है की कार्य करता है? बिल्कुल कर रहा है ना? अब चलिए आगे आते हैं। हम पढ़ेंगे पुष्प के बारे में, ठीक है? गुलाब के पौधों के 3 आरेख ए, बी और सी में दिया गया है, ठीक है? यहाँ देख लेते हैं गुलाब का जो पौधे के 3 आरेख है। ए इसमें केवल तना है, इसमें पत्तियाँ भी हैं और इसमें क्या है पत्तियों के साथ-साथ फूल को भी दिखाया गया है, ठीक है? तो आप क्या आपने घास, गेहूँ, मक्का, आम अथवा अमरूद के पौधे क्या आप चटकीले हैं? आप पुष्पों का अध्ययन देखिए। अब हम पुष्प के अध्ययन करेंगे, ठीक है? तो इसमें देखिएगा कि पुष्प एक कलिका निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्प धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैंगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड, स्लाइड, कागज, आवर्धक लेंस, जल का रहना चाहिए। अब हम लोग यहाँ देखिएगा, यहाँ पुष्प के देखिए ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आता है कि पुष्प का जो विभिन्न भाग है जैसे वर्तिका हो गया, वर्तिकांग हो गया, पुंकेसर हो गया, स्त्री केसर हो गया, ठीक है? उसके बारे में पूछ देता है। तो पुष्प कलिका का पुष्प है, ये देखिए बाह्यदल है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्या है बाह्यदल, ठीक है? पेटल और सेपल इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है? तो ये बाह्यदल हो गया और ये आपके बाद में आपका यहाँ ये पंखुड़ियाँ हो गई, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं क्या है। देखिए खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन-सा है? यह पुष्प की पंखुड़ियाँ विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग-अलग रंगों की होती है। अपने विचार में कलिका या ने में यह पंखुड़ियाँ कहाँ बंद थी? तो कली का प्रमुख भाग कौन-सा है? क्या आपने ध्यान दिया कि यह भाग छोटी पत्ती की भाँति दिखाई देता है? इन्हें बाह्यदल ठीक है कहते हैं। तो देखिए बाह्यदल तो आपको क्लियर हो गया, बाहर जो है बाहर वाला पार्ट है, ठीक है? उसमें अब देखिएगा यहाँ पे कुछ सवाल पूछ रहा है कि इसमें कितने बाह्यदल हैं? क्या आपस में जुड़े हैं या फिर स्वतंत्र हैं? बाह्यदल एवं पंखुड़ियों किन रंग का है? आपके फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है? क्या आप एक-दूसरे से जुड़ी है अथवा स्वतंत्र है? क्या जुड़े हुए बाह्यदल वाले पुष्प की पंखुड़ियाँ अलग-अलग है या संयुक्त है? इस प्रकार के कई प्रकार के सवालों को इसमें बोला जा रहा है भरने के लिए, ठीक है? देखिएगा, है ना? उसके बाद हम लोग आते हैं कि ये घंटाघर पुष्प है, ये घंटाकार पुष्प है, ठीक है? अब देखिएगा घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई काटकर पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखिए। ये एक क्रियाकलाप किया जा रहा है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये अब आता है पुष्प के देखिए ये तो हम लोग पता चल गया ये बाह्यदल है, ये पंखुड़ियाँ हैं। उसके बाद देखिएगा ध्यान से ये आपका है वो स्त्री केसर है, ठीक है? ये वाला बीच वाला, ठीक है? ये आपका स्त्री केसर है और उसके बाद आपका जो बाहर में है ये इस प्रकार ये वाला ये पुंकेसर है और इसके जो ऊपर में है वो क्या कहलाई? परागकोश कहलाई, ठीक है? तो पुष्प ध्यान ध्यान दीजिएगा कि पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं तो पुष्प केसर को हटा दीजिए और स्त्री केसर भागों को पहचानिए। तो हम लोग परागकोश में देखेंगे। देखिएगा परागकोश से ये वाला पार्ट है और ये वाला तंतु कहलाती है। इसमें परागकण होती है, ठीक है? याद रखिएगा परागकोश में क्या है आपका परागकण होती है।
अब यहाँ देखिए स्त्री केसर भाग को अलग से दिखाया गया है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका ऊपर वाला पार्ट है जो उसको वर्तिकाग्र कहते हैं, और ये बीच है ये आपका वर्तिका कहलाई, और ये क्या कहलाएगी, अंडाशय कहलाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर अरेंजमेंट आ जाए आपको बताना पड़ेगा कि वर्तिकाग्र कहाँ होती है, वर्तिका वर्तिका क्या है, या फिर अंडाशय कहाँ होती है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं कि अंडाशय की संरचना के अध्ययन, यह स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग होता है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है, यह जानने के लिए अंडाशय किस प्रकार काटा जाए, ठीक है। तो हम लोग देखिए ब्लेड के माध्यम से इसको काट लिया गया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखिएगा, हाँ, ये देखिए अंडाशय, यहाँ पे आपका ये वो जो पोर्शन है वो बीजांड कहलाएगी, ठीक है, बीजांड। अब लंबाई के रूप में काटा, अनुप्रस्थ काट दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अंडाशय की काट को सूखने से बचने के लिए प्रत्येक काट यानी सेक्शन में जल की बूंदें रखी। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक संरचना का अध्ययन कीजिए। क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती है, वही आपका क्या है, अंडाशय में जो छोटी छोटी गोल संरचना है वही क्या कहलाएगी, बीजांड कहलाएगी। अंडाशय के आंतरिक भागों को नोटबुक में चित्र में बताया को देखिए। कुछ और पौधों पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय में पार्क में वही अध्ययन करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं इधर। क्या आप इस बात के सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती? बिल्कुल, पुष्प का जो संरचना है सदैव एक जैसी नहीं हो सकती है। विभिन्न पुष्प के बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, बीजांड वगैरह सब कुछ क्या होगा, अलग हो सकता है। किसी में उपस्थित होगा, किसी में अनुपस्थित होगा, है ना? अपने पत्ती, तना, जड़ के लक्षण और कुछ कार्यों को विशेष में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों के संरचना अध्ययन किया और पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, लाइक करें, ठीक है? और सपोर्ट करें। जय हिंद।